स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आई होप आप अच्छे से अपने आने वाले एग्जाम्स को क्वालिफाई करने की तैयारी में लगे होंगे। हम पॉलिटी की सीरीज चला रहे हैं जिसमें अब तक हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संवैधानिक इतिहास, भारतीय संविधान सभा का गठन, भारतीय संविधान के स्रोत, भाग 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मूल अधिकार, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व देख चुके हैं। उम्मीद है आपने उन्हें बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। आज का जो टॉपिक है वह है मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। एक बात आप ध्यान रखें, आपको लग रहा होगा कि मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है, लेकिन विश्वास कीजिए वीडियो लंबी जरूर हो रही है लेकिन उसका एक भी पार्ट फालतू नहीं होता। आपको रटना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको रटना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जब आप किसी भी तथ्य को समझ जाएंगे तब आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। साथ ही एक बात और बता दूं, आप जब भी खाली हों, जब भी आप सफ़र कर रहे हों, ध्यान दें सफ़र करने में ड्राइविंग शामिल नहीं है। ऐसी स्थिति में आप ईयरफोन का प्रयोग करें और वीडियो को कहानी के रूप में सुनते रहें। इससे आपके दो कार्य संपन्न होंगे, एक तो आपको बोरिंग नहीं होगी, दूसरा आपका टाइम मैनेजमेंट स्किल भी बेस्ट होगा। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं वो टॉपिक है मूल कर्तव्य। देखिए ये टॉपिक छोटा जरूर है, 20 से 25 मिनट का ये टॉपिक है, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखें, मुझे ऐसा लगता है प्रस्तावना, अनुच्छेद 19 और इसके बाद में मूल कर्तव्य वो टॉपिक हैं जहां से हर बार हर एग्जाम में कोई ना कोई सवाल बनता है। सवाल बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है कि सवाल नए सिरे से बन रहे हैं, परंपरागत सवाल नहीं आते हैं। जिस तरह से प्रीएम्बल में 6-7 लाइन लिखी हुई है और प्रस्तावना से हर बार सवाल बनता है और हर बार नए प्रकार का सवाल बनता है, वैसे का वैसा टॉपिक है मूल कर्तव्य। यहाँ से भी बहुत अच्छा मूल कर्तव्य टॉपिक जरूर छोटा है, हर बार सवाल आता है और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सवाल हर बार नए प्रकार का आता है। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद हम एक एक करके मूल कर्तव्य की बात करेंगे। देखिए पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है, मूल कर्तव्य का उल्लेख भाग 4A में है, ये बात आपको पता है। मूल कर्तव्य का उल्लेख यदि अनुच्छेद के रूप में पूछा जाए तब अनुच्छेद 51A में है। एक तो बात यह है जहां से सामान्य प्रकार का प्रश्न बनता है। दूसरी बात, मूल कर्तव्य में जो प्रश्न आते हैं, अगर हम दिमाग को थोड़ा शांत रखें, संयमित रहें, तो हर प्रश्न को किया जा सकता है। जैसे आप लोग जानते हैं एक प्रश्न बनता है, वर्तमान समय में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? हम लोग जवाब देते हैं 11 मूल कर्तव्य हैं। जब मूल कर्तव्य जोड़े गए थे उस समय उनकी संख्या कितनी थी? तब हम लोग जवाब देते हैं तब उनकी संख्या 10 थी। और मूल संविधान में कितने कर्तव्य थे? पहला ऑप्शन आता है 10, दूसरा ऑप्शन 11 है, तीसरा ऑप्शन 7 और चौथा ऑप्शन एक भी नहीं। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इस तरह के विकल्प आ सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जब मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए तब उस समय उनकी संख्या थी 10 और 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य वर्तमान समय में जो 86वां संशोधन के द्वारा संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। अब कई किताबों में आपने पढ़ा होगा कि मूल कर्तव्य कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़े गए, तो आप लोग देखते हैं सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा संविधान में जोड़े गए थे। लेकिन आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, ये जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति है जिसका उल्लेख आप किताबों में पाते हैं, चूंकि ये प्रश्न पूछ लिया गया इसलिए हम लोग हमेशा लगातार ये कहने लगे कि मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। मूल कर्तव्य ही नहीं, पूरे का पूरा 42वां संविधान संशोधन वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर हुआ है। तो मूल कर्तव्य चूंकि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़े गए थे, इसलिए ये भी सरदार स्वर्ण सिंह समिति सिफारिश पर जोड़े गए, ऐसा हम कह सकते हैं। एक तो बात है ये। दूसरी बात, मूल कर्तव्य हम लोगों ने सोवियत संघ से लिए, जिसे आजकल हम लोग रसिया कहते हैं। अब देखिए मूल कर्तव्य है कितने हैं, क्या हैं, कौन कौन से हैं, इसको हमको एक एक करके जानना है और बहुत बारीकी से जानना है।
क्या कहते हैं हमारे 11 मूल कर्तव्य। पहला जो मूल कर्तव्य है, अब देखिए वर्ष 2015 यूपीपीसीएस के प्रश्न ये पूछ लिया कि एक मूल कर्तव्य लिखा हुआ है और पूछते हैं ये इसकी संख्या कौन सी है, तो ऐसी स्थिति में हमको ये भी जानना है। जरा देखिए कितने मूल कर्तव्य हैं हमारे, 11। पहला मूल कर्तव्य, भारत के सभी नागरिकों का ये कर्तव्य है कि वे संविधान की पालना करें। आगे क्या लिखा है, आगे जो वर्ड लिखा हुआ है बहुत महत्वपूर्ण है। आगे लिखा हुआ है तथा संविधान के जो आदर्श हैं, संविधान की जो संस्थाएं हैं, राष्ट्रीय ध्वज है और राष्ट्रीय गान। ये मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है, जरा देखिएगा। पहला मूल कर्तव्य कहता है सभी नागरिकों का ये कर्तव्य है कि वे संविधान की पालना करें। इसे तो आपको ध्यान रखना ही रखना है, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा है तथा संविधान के आदर्शों, हमारे जो आइडियल्स हैं, एक आदर्श लिखा हुआ है, दूसरा लिखा हुआ है संविधान की संस्थाएं, ऐसी संस्थाएं जिनका उल्लेख संविधान में है, अर्थात संवैधानिक संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं। और आगे लिखा हुआ है हमारा राष्ट्रगान, जन गण मन, राष्ट्रगान भी लिखा हुआ है और फिर लिखा हुआ है राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें। मेरे हिसाब से ये बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है, क्योंकि आप देखिए हमारा राष्ट्रीय गीत भी है, हमारा राष्ट्रीय गान भी है, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रीय गीत जैसे शब्द का उल्लेख नहीं है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ सकता है कि यहाँ पर राष्ट्रीय गीत का उल्लेख क्यों नहीं है। हो सकता है कि 42वां संविधान संशोधन जब किया गया तो जो संशोधन करने वाले लोग थे उनके मन में कहीं ना कहीं राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर उनके कुछ रिजर्वेशन रहे होंगे, कहीं उनको लगा होगा कि इसमें किसी एक धर्म का कुछ नजर आता हो सकता है, इस वजह से राष्ट्रीय गीत शब्द का प्रयोग ना किया गया हो। मुझे ऐसा लगता है कि पहला प्रश्न अपना यहीं से बन सकता है, क्योंकि वो 4 शब्द लिखे हुए हैं, संविधान के आदर्श, संवैधानिक संस्थाएं, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज। इन चारों बातों को ध्यान रखिएगा और साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर राष्ट्रीय गीत शब्द का उल्लेख नहीं है। ये तो हुआ हमारा पहला मूल कर्तव्य। यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है और वो प्रश्न ये हो सकता है कि निम्न में से कौन हमारा मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है, और वहां पर ऑप्शन दे सकता है राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना, और ऑप्शन 4 हो सकता है संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वह होगा इस मूल कर्तव्य में राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना शामिल नहीं है, राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना मूल कर्तव्य नंबर 1 में शामिल नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा मूल कर्तव्य पहले जैसा ही है। 11 मूल कर्तव्यों को याद रखने में बड़ा मुश्किल होती है, कठिनाई होती है, मुझे पता है ना। रटकर आना, बोल देना ये अलग चीज होती है, और एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर उससे संबंधित जो प्रश्न पूछा गया उसे हैंडल करना, उसे टैकल करना, उसे सही करना एकदम अलग चीज होती है। आप मूल कर्तव्यों को याद करते समय इस तरह का फॉर्मूला याद रखें, 2+2+2। पहले 2 मूल कर्तव्य एक जैसे लगते हैं, अगले 2 मूल कर्तव्य एक जैसे लगते हैं, और अगले 2 मूल कर्तव्यों को हमने एक जैसा बना दिया है। तो इस तरह से आप 6 मूल कर्तव्य याद कर सकते हैं। दूसरा मूल कर्तव्य क्या है? दूसरा मूल कर्तव्य है हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखें। स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, ये हमारा दूसरा मूल कर्तव्य है। ध्यान रखिए इस बात को। अब देखिए पहले मूल कर्तव्य में लिखा है संविधान के आदर्शों को, और दूसरे मूल कर्तव्य में लिखा हुआ है स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों को प्रेरित करने वाले। और जो 11 मूल कर्तव्य है, पहले में संविधान के आदर्शों को सम्मान करने की बात कही है, और दूसरे में कहा है कि जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन है उसको जिन बातों ने, जिन आदर्शों ने प्रेरित किया उन्हें अपने हृदय में संजोए रखें, ऐसा हमारा दूसरा मौलिक कर्तव्य कहता है। मैंने जैसा कहा कि आप 2+2, 2+2 के हिसाब से याद करें तो पहले 2 मूल कर्तव्य हमको एक जैसे लगे। तीसरा मूल कर्तव्य क्या है? देश के सभी नागरिक देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करें, ये हमारा तीसरा मूल कर्तव्य है। और ये जो मूल कर्तव्य है देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना, यही प्रश्न यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया था, सीधा सीधा पूछा गया था। देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना कौन सा मूल कर्तव्य है? तो ध्यान रखिएगा ये तीसरा मूल कर्तव्य है। और तीसरा जो मूल कर्तव्य है उसी की तरह है चौथा मूल कर्तव्य। अब चौथा मूल कर्तव्य में क्या लिखा है? देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करें। जरा ध्यान से इसको देखिएगा, देश की रक्षा करें
और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, दोनों शब्दों का प्रयोग कर रखा है चौथे मूल कर्तव्य में। तो तीसरे मूल कर्तव्य कहता है कि देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करें, और चौथा कहता है देश की रक्षा करें और बुलाए जाने पर, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। इस वजह से मैंने कहा 2+2 यानी 2-2 करके अगर आप याद करेंगे, दोनों एक जैसे लगते हैं, तो 2+2 के हिसाब से हमारे 4 मूल कर्तव्य याद हो जाएंगे। अब देखिए चौथे मूल कर्तव्य में लिखा है आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। याद करिएगा, भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है आर्टिकल 23 अनुच्छेद 23, जो ये कहता है बेगार पिता, फोर्स लेबर, आप किसी से जबरदस्ती काम नहीं करा सकते, और अगर काम करवाते हैं तो उसके बदले में उसका जो भी मानदेय बनता है, उसकी जो भी मजदूरी बनती है, वो मजदूरी दीजिए, मजदूरी दी जानी चाहिए। उस अनुच्छेद 23 के अंतर्गत यह भी लिखा है कि सरकार चाहे तो सार्वजनिक हित में, पब्लिक इंटरेस्ट में लोगों से काम करवा सकती है। सार्वजनिक हित में लोगों से काम करवाने का उल्लेख अनुच्छेद 23 में है, जबकि राष्ट्र सेवा, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, इस बात का उल्लेख मूल कर्तव्य में है, चौथे मूल कर्तव्य में है। तो 2+2। अब देखिए अगला पांचवा और छठा मूल कर्तव्य है। मैं अक्सर इसको 2+2 में के रूप में देखता हूँ। पांचवा बड़ा ही जबरदस्त मूल कर्तव्य है, जहां से बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है, और वो क्या है मूल कर्तव्य, जरा देखिए आप। पांचवें मूल कर्तव्य में लिखा हुआ है देश में समरसता यानी हार्मोनी, देश में समरसता व समान भ्रातृत्व यानी कॉमन ब्रदरहुड की भावना का विकास करें। जरा देखें आप, एक बहुत अच्छा सा प्रश्न यहाँ से हो सकता है, कहाँ से प्रश्न बनेगा अभी बात करेंगे। देश में समरसता यानी हार्मोनी और कॉमन ब्रदरहुड यानी भाईचारा की भावना का विकास करें। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं की डिग्निटी, जो स्त्रियों के सम्मान, उनकी जो गरिमा है, उनके खिलाफ में हो, उनके विपरीत हो, उनके विरुद्ध हो। ये पांचवा मूल कर्तव्य कहता है। समरसता की भावना, कॉमन ब्रदरहुड की भावना तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो महिलाओं के विरुद्ध है। ये छिपा हुआ है, ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध है, इस बात का उल्लेख पांचवें मूल कर्तव्य में है। सीधा प्रश्न आ सकता है, ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध है, कहाँ उल्लिखित है? नीति निर्देशक तत्व में है, मूल अधिकार में है, मूल कर्तव्य में है, या फिर संविधान में कहीं पर उल्लिखित ही नहीं है? तो आप ध्यान रखिएगा, ये पांचवें मूल कर्तव्य में है और छिपी हुई है। पहले लिखा हुआ है समरसता तथा समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करें। ऐसी भावना का विकास करें जो देश, प्रदेश या वर्ग या जाति पर आधारित ना हो, ऐसा पांचवें मूल कर्तव्य में लिखा हुआ है। एक शब्द लिखा है भ्रातृत्व, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ब्रदरहुड, और हम लोग कह सकते हैं फ्रेटर्निटी। मुझे लगता है कि यहाँ से एक बहुत बढ़िया प्रश्न बन सकता है, और आपको याद होगा जब हमने प्रियम्बल पढ़ी, यहाँ से जो प्रश्न बन सकता है कॉमन ब्रदरहुड पर, याद रखिएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक शब्द लिखा हुआ है भाईचारा, भाईचारा जिसे इंग्लिश में कहते हैं फ्रेटर्निटी। एक तो ये भी प्रश्न आ सकता है। आप थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखिएगा, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो प्रीएम्बल में यानी प्रस्तावना में, फंडामेंटल राइट्स में, नीति निर्देशक तत्व में, और फंडामेंटल ड्यूटीज में यानी मूल कर्तव्य में कॉमन है। आजकल इस प्रकार का ट्रेंड डेवलप हुआ है कि कॉमन चीजों के बारे में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर भ्रातृत्व लिखा हुआ है और प्रस्तावना में भाईचारा लिखा हुआ है, दोनों का मतलब एक जैसा होता है, तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पांचवें मूल कर्तव्य के बाद में छठा मूल कर्तव्य बहुत महत्वपूर्ण है, और छठे मूल कर्तव्य है देश में सामाजिक संस्कृति। देखिए शब्द है सामाजिक संस्कृति, यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। क्या प्रश्न पूछेंगे जरा देखिएगा। देश की सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को समझें। कितना महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग किया है सामाजिक संस्कृति के लिए। अंग्रेजी में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है दैट इज कंपोजिट कल्चर, ऐसी कल्चर जो लोगों को जोड़ती है। सामाजिक का मतलब ही जोड़ना है, कंपोजिट करना है। यस यस, ये हमारा छठा मूल कर्तव्य है। सामाजिक संस्कृति का मतलब गंगा यमुना की संस्कृति। अक्सर राजस्थान में या मारवाड़ी में कह सकते हैं, कहा जाता है कि घर आया माँ जाया, अर्थात जो भी व्यक्ति इस भारत में प्रवेश किया है उसको हमने अपने भाई के समान माना है, क्योंकि हमारी संस्कृति लोगों को जोड़ती है, हमारी संस्कृति तोड़ती नहीं है। हमारी संस्कृति ने, अब देखिए इस बात का संकेत मूल कर्तव्य से मिलता है, देश की सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को समझें। तो ये भी एक बहुत अच्छा मूल कर्तव्य है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखें आप। तो देखिए 2+2+2, पहले दो मूल कर्तव्य एक जैसे लगे, दूसरे मूल कर्तव्य एक जैसे लगे, बिल्कुल एकदम एक जैसे।
और ये जो पांचवा और छठा मूल कर्तव्य है उसमें देखिए, उसमें लिखा हुआ है समरसता की भावना को समझे, और यहाँ पर लिखा हुआ है सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को समझे। तो इस प्रकार से यदि आप याद करें तो मेरे हिसाब से आपको ये 6 मूल कर्तव्य आसानी से याद हो जाएंगे। सातवां मूल कर्तव्य क्या है? देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा सातवां, हाँ, मूल कर्तव्य में एक प्रश्न पूछा जाने लगा है, और वो क्या है? मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व। मूल कर्तव्य और मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में क्या कॉमन चीज है? तो जरा देखिए 7वें में क्या लिखा हुआ है। देश के सभी नागरिकों का ये कर्तव्य है कि वो पर्यावरण का संरक्षण करें, प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, पर्यावरण का संरक्षण करें। आगे क्या लिखा हुआ है? वन्यजीव, नदियां, झीलों का संरक्षण करें। नदियों का संरक्षण, झीलों का संरक्षण, इन सब का उल्लेख कर रखा है हमारे 7वें मूल कर्तव्य में। और आप जब ये लोग याद करें, हम जब नीति निर्देशक तत्व पढ़ते हैं आर्टिकल 48 का 48A, उसके अंतर्गत हमने पढ़ा था यह राज्य का कर्तव्य है कि वो पर्यावरण की रक्षा करें, वन और वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करें। ये प्रश्न एसएससी में पूछा जा चुका है कि इनमें से वो कौन सी बात है जो मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्वों में दोनों में कॉमन रूप से पाई जाती है। पर्यावरण का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य बनता है। वन, वन्य जीवों, नदियों और झीलों का संरक्षण प्रदान करना ये भी हमारा कर्तव्य बनता है। इस प्रकार की बात 7वें मौलिक कर्तव्य के रूप में लिखी हुई है, इसको भी आप थोड़ा सा याद रखें। 8वां मूल कर्तव्य देखिए, 8वें मूल कर्तव्य में जिन शब्द का प्रयोग किया गया है वो शब्द हमारे लिए बहुत नए हैं, और इसलिए हमें लगता है कि इस प्रकार के शब्द थोड़े ही लिखे होंगे। लेकिन 42वां संविधान संशोधन जिन लोगों ने किया, उन लोगों की भावनाएं देखिए, उन लोगों के सेंटिमेंट्स देखिए, उन लोगों की मंशाओं को देखिए, कितने शानदार शब्दों का प्रयोग किया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक टेम्पर। देश के सभी नागरिकों का ये कर्तव्य है कि वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें। साइंटिफिक टेम्पर मतलब दकियानुसी सोच को छोड़ें और उसकी जगह तर्क पर बातों को लेकर देखें। दैट इज वैज्ञानिक दृष्टिकोण। एक बहुत महत्वपूर्ण मूल कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें। इसी में लिखा हुआ है मानववाद यानी ह्यूमनिज्म का विकास करें। इसी में लिखा हुआ है सुधार की भावना का विकास करें, और इसी में लिखा हुआ है ज्ञानार्जन, ज्ञान को अर्जन करने की भावना का विकास करें। ये चारों शब्द 8वें मूल कर्तव्य में लिखे हुए हैं। इसको समझने की जरूरत है, इसको अपनाने की जरूरत है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मैंने बताया, हमारा जो 8वां मूल कर्तव्य है वो कहता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। इसका मतलब संकीर्ण, ओछी या यूं कह दीजिए दकियानुसी टाइप की जो सोच है उसका त्याग करना, और उसकी जगह पर लॉजिक, हर चीज को तर्क पर लेकर देखना, इसे हम लोग कहते हैं साइंटिफिक टेम्पर यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण। मानववाद की भावना का विकास करें, मतलब मानव को मानव के रूप में समझें, मानवता का विकास करें। इस बात भी ये का उल्लेख है मूल कर्तव्य के रूप में 8वें मूल कर्तव्य में। सुधार, हर व्यक्ति को हर दिन अपने में सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए, रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करनी चाहिए, ये बात भी लिखी हुई है। और ज्ञान को अर्जित करने की इच्छा, हम टीचर ना बन जाएं, हम ये ना बन जाएं कि बस जो मुझे आता है वो फाइनल है, इसके बाद में कोई और ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह एक मूल कर्तव्य है, ज्ञान को अर्जित करने की इच्छा हमेशा होनी चाहिए। हमको ज्ञानार्जन की भावना का भी विकास करना चाहिए, ये हमारा 8वां मूल कर्तव्य है। वैसे मैं आपको बता दूं, वर्ष 2011 एसएसटी का जो सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ उसका ये प्रश्न था, इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, और वहां पर ये लिखा हुआ था। अधिकांश विद्यार्थियों को ये शब्द बड़ा नए से लगे, बड़ा अजीब से लगे, तो उनको लगा कि शायद ये मूल कर्तव्य नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये एक हमारा मूल कर्तव्य है, इसको ध्यान रखना। एक तो बात है ये। दूसरी बात, ये तो 2011 सेकंड ग्रेड एसएसटी का प्रश्न आया, और वर्ष 2013 यूपीपीसीएस का पेपर देखिए। यूपीपीसीएस प्री में क्या प्रश्न पूछा गया? यूपीपीसीएस प्री में प्रश्न पूछा गया, आप लोगों को मौलिक अधिकार पढ़ाए थे ना? हाँ, मौलिक अधिकार के संदर्भ में आपसे बात भी की, याद करिए। एक मौलिक अधिकार के बारे में जब हमने बात की थी, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। जब आपको अनुच्छेद 25 से 28 तक बताया गया, उस समय अनुच्छेद 25 में आपको क्या बताया गया? आपको अनुच्छेद 25 में ये बताया गया कि सभी व्यक्ति को अपने अपने धर्म का मानने, उसका प्रचार करने, धर्म के अनुरूप आचरण करने तथा कॉन्शियस यानी अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी। और अगर आप लोगों को ये बातें याद हो तो आपको ये भी याद होना चाहिए
कि अनुच्छेद 25 के अंतर्गत हमने 3 कंडीशन देखी थी। मैंने कहा ये चारों अधिकार आपको प्राप्त होंगे, लेकिन कैसे प्राप्त होंगे? 3 कंडीशन है, और 3 कंडीशन में एक थी मोरालिटी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए, अर्थात सदाचार को नुकसान नहीं होना चाहिए, आपकी हेल्थ को नुकसान नहीं होना चाहिए, स्वास्थ्य को नुकसान नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ आपको बताया था पब्लिक ऑर्डर यानी लोक व्यवस्था को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। इस विषय पर हमने चर्चा की थी। वर्ष 2013 यूपीपीसीएस का प्रश्न यही था, और प्रश्न में लिखा हुआ था अनुच्छेद 25 के अंतर्गत जो हमें अधिकार प्राप्त हैं, धार्मिक जो अधिकार प्राप्त हैं, वो इनमें से कौन सी कंडीशन में प्राप्त नहीं है। और वहां पर एक कंडीशन मानववाद भी लिख दी। हमको लगा कि मानववाद हमने कहीं पढ़ रखा है, तो मानववाद पढ़ तो रखा है, लेकिन कहाँ पढ़ रखा है? कहाँ पढ़ रखा है? मानववाद शब्द का उल्लेख जो है वो करता है अनुच्छेद 51A के अंतर्गत जो मूल कर्तव्य है, उन मूल कर्तव्यों में, और सवाल पूछ लिया अनुच्छेद 25 के बारे में। तो बातें सुनी हुई होना और बातें सटीक होना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। इस बात को भी थोड़ा ध्यान रखें। ये हमारा 8वां मूल कर्तव्य था। अब जरा 9वां मूल कर्तव्य देखिए। 9वां मूल कर्तव्य यह है कि सभी लोग हमारी जो राष्ट्र की संपत्ति है उसकी रक्षा करें, जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएं। ये हमारा 9वां मूल कर्तव्य है। और 10वां मूल कर्तव्य, सभी अपने व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों से उत्कर्ष की ओर बढ़ें। ये हमारा 10वां मूल कर्तव्य है। 11वां मूल कर्तव्य है। 11वां मूल कर्तव्य में थोड़ी सी दिक्कत है, शब्द थोड़ा ऊपर नीचे हुए नहीं, और सीधा हमारा आंसर गलत हो सकता है। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, वर्ष 2002 में जोड़ा गया था। हमारे संविधान की समीक्षा करने के लिए एक संविधान समीक्षा आयोग बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रह चुके हैं एमएन चलैया की अध्यक्षता में, एमएन वेंकट चलैया की अध्यक्षता में ये जो संविधान समीक्षा आयोग वर्ष 2000 में बनाया गया था, इसने अपना प्रतिवेदन 2002 में दिया। संविधान समीक्षा आयोग के प्रतिवेदन पर हमने 11वां मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा और 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा। अब देखिए, मैंने इसमें कहा कि हम ये गलती भी कर सकती हैं, शब्दों का हेर फेर होने की वजह से गलती कर सकते हैं, सीधा लिखा हुआ आ सकता है। जरा देखिएगा, अगर कोई कहता है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11 कर्तव्य जोड़े गए, तो ये गलत हो जाएगा। 11वां जोड़ा गया और 11 जोड़े गए, दोनों में बड़ा शाब्दिक अंतर है। तो इस बात को आप ध्यान रखना, 11वां कर्तव्य है, ना कि 11 कर्तव्य है। 11वां कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 2002 में जोड़ा गया। और क्या कहता है? सभी माता पिता और अभिभावकों का ये कर्तव्य है कि वे अपने सभी बच्चों को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं। इस बात का उल्लेख मूल कर्तव्य में है, 11वां मूल कर्तव्य। एक तो बात है ये। दूसरी बात, वर्ष 2012 में आरपीएससी के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि मूल कर्तव्य संविधान के में कब जोड़े गए, और आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा, उसमें 2 ऑप्शन थे, एक था 42वां और दूसरा था 86वां संविधान संशोधन। अब हम लोग कंफ्यूज हो गए, बाजी था कंफ्यूज होना कि 42वां लिखें या 86वां लिखें। हम लोगों को मजबूरी में 42वां लिखना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके 2 कारण थे। देखिए, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां जोड़ा गया। लेकिन जब दोनों ऑप्शन साथ में है, तब हम लोग 42वें संविधान संशोधन को प्राथमिकता दे सकते हैं, और उसके 2 कारण हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मूल कर्तव्य उल्लिखित नहीं थे। पहली बार जब जोड़ा गया तो उस समय जो अमेंडमेंट किया गया वो था 42वां। और दूसरी बार बात संख्या की दृष्टि से अगर देखें, तब ऐसी स्थिति में 10 कर्तव्य जोड़े गए, इसलिए 42वां और 86वां दोनों ऑप्शन होने के बावजूद भी हमने 42वां लिखा। लेकिन बाय द वे ऑप्शन इस तरह से हो जाए, मूल कर्तव्य संविधान में कब जोड़े गए? 42वें के द्वारा, 86वें के द्वारा, 42 और 86 दोनों के द्वारा, या फिर कुछ और लिखा हुआ आ जाए, तब ऐसी स्थिति में 42वें और 86वें दोनों संविधान संशोधन को ऑप्शन को हमें सही मानना है। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखें। अच्छा, जब भी हम मूल कर्तव्य की बात करते हैं तो विद्यार्थियों के मन में एक प्रश्न आता है कि अगर मैं मूल कर्तव्यों की पालना ना करूं तो क्या इसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? देखिए, एक बात क्लियर हो जानी चाहिए, मूल कर्तव्य नैतिक कर्तव्य है। नागरिकों से ये उम्मीद की जाती है कि उन्हें जो अधिकार दिए गए हैं, इसके बदले में वे देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, अपने संविधान के प्रति, अपने समाज के प्रति, अन्य लोगों के प्रति कुछ कर्तव्यों की पालना करें। वो जो करते हैं उन्हीं को हम मूल कर्तव्य कहते हैं। पहली बात तो ये है।
दूसरी बात, आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि मूल कर्तव्यों की पालना ना करें तो क्या कोर्ट में सजा दी जा सकती है। मैंने कहा मूल कर्तव्य नैतिक हैं, अगर आप उसकी पालना नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोर्ट में किसी प्रकार की सजा नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, हमने जो 11 मूल कर्तव्य पढ़े वो 11 के 11 मूल कर्तव्य में किसी न किसी मूल कर्तव्य का संबंध हमारे देश के किसी कानून से है। जैसे हमारा एक मूल कर्तव्य है वन और वन्य जीवों का संरक्षण करें, अगर आप इसकी पालना नहीं करते हैं मूल कर्तव्य के रूप में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग जानते हैं 1972 का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, उस कानून के तहत आपको सजा दी जा सकती है अगर आप वन्य जीवों का संरक्षण नहीं करते हैं या उनकी किसी प्रकार हत्या या उनका किसी प्रकार से उत्पीड़न का काम करते हैं। तो मूल कर्तव्य के रूप में भले ही सजा नहीं दी जा रही है, लेकिन उससे संबंधित कानून बना हुआ है, दैट्स वाई सजा दी जा सकती है। जैसे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें, राष्ट्रीय गान का सम्मान करें, इस संदर्भ में हमारे यहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट बने हुए हैं। अगर आप राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान नहीं करते हैं, किसी प्रकार का कोई असम्मान प्रदर्शित करता है, तो हमारे यहाँ इस संदर्भ में जो कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है उन कानूनों के तहत, उन कोड के तहत उनके विरुद्ध जो इसका उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई की जा सकती है। इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तो मूल कर्तव्य के रूप में भले ही पालना अनिवार्य ना हो, लेकिन मूल कर्तव्यों के संदर्भ में बहुत सारे कानून हैं, उन कानूनों का उल्लंघन होने पर सजा दी जा सकती है। वैसे आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, एक प्रश्न और अच्छा सा बन सकता है। हमारे सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस रहे हैं JS वर्मा, जगदीश शरण वर्मा, ये चीफ जस्टिस रहे हैं। JS वर्मा की अध्यक्षता में 1999 में एक समिति का गठन किया गया था और इस समिति का काम यही था कि वो इस बात का अध्ययन करके बताए कि मूल कर्तव्यों को व्यावहारिक रूप में किस प्रकार लागू किया जाए, इसकी अनिवार्यता कैसे हो। तो JS वर्मा समिति का संबंध भी मूल कर्तव्यों से है, इस बात को भी थोड़ा ध्यान रखें। दोस्तों, आज हमने मूल कर्तव्य के बारे में बात की। आप सभी अपना प्रेम इस तरह से बनाए रखें। अब पॉलिटी का सिलसिला आगे भी हम जारी रखेंगे। कल हम बात करेंगे राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन, उनसे जुड़े हुए अन्य मुद्दों पर। आप अपना प्रेम इसी तरह से बनाए रखें। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ तब तक जब तक आप सफल नहीं हो जाते। और वादा है ये हमारा कि हम भी आपके साथ तब तक बने रहेंगे जब तक आप सफल नहीं हो जाते। तो मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, एग्जाम की तैयारी करते रहिए और इसी के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि हम कल फिर मिलेंगे, दीजिए मुझे अनुमति और मिलते हैं कल फिर। तब तक के लिए